हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि अपन बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो कि लगभग लगभग यूनिट अपन कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत जो मैं एक नई सीरीज़ चालू कर रहा हूं, जिसके अंदर सप्ते में 1 या 2 वीडियो जो आपके एफएसओ के लिए डाले जाएंगे। उसके अंदर जो भी एफएसओ के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, मैं उनको आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और वो भी आपकी यूनिट वाइज, है ना। जिस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं वहीं से मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसके साथ साथ ही यहाँ से क्वेश्चन एफएसओ के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। चाहे आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, तो मैं जितने भी एमसीक्यू कराऊंगे अगर उनको भी आप करके चले जाओगे तो 80% तक आप क्वेश्चन यहीं से कवर करने वाले हो। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज अपनी जो यूनिट 4 है उसके अंदर जो सेल बायोलॉजी का कुछ पोर्शन दिया गया है, तो मैं सेल बायोलॉजी को बेसिक से लेके चलूंगा, और जिसके अंदर सरल क्वेश्चन से आपको मॉडरेट क्वेश्चन तक आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो सेल बायोलॉजी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन है अपना सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कि जीवित कोशिकाओं को देखने तथा इसका वर्णन करने का प्रथम व्यक्ति था। कि जो जीवित कोशिका थी या फिर आपकी जो जीवित सेल है उसको देखने का वो वर्णन करने का प्रथम व्यक्ति था, वो कौन था? एंटोन वन ल्यूवेनहोक, रॉबर्ट ब्राउन था, रॉबर्ट हुक था, या रुडोल्फ विर्चोव था। तो आई होप फ्रेंड्स आप सब लोगों को इसका पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो एंटोन वन ल्यूवेनहोक है, इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम जो सेल थी, जो जीवित सेल थी, उसकी खोज किसने की थी? आपके किसने? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो आपकी मृत कोशिका के अंतर्गत देखा था वो किसने देखा था, तो वो आपकी किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। कि जो कि आपकी कोर की पतली स्लाइड जैसी कोशिका थी, उसके अंतर्गत जो कोर की कोशिका थी उसके अंतर्गत मृत कोशिका को इसने खोज की थी। तो अपन कोशिका को खोज करने का श्रेय इसको भी रॉबर्ट हुक को माना जाता है, लेकिन जीवित कोशिका का बात करें तो उसके अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ, कई बार काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे बेसिक से, और मैं बात करूँ यहाँ पे साइंटिस्टों की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% आपके एफएसओ के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या आप लिख के ले लेना, प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना। अगर सेल बायोलॉजी के अंदर या बायोलॉजी के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर साइंटिस्ट वगैरह से आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो में ही कवर करवा दूंगा आपके लगभग लगभग जो सेल बायोलॉजी के हैं। तो चलिए बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन है, उसने केंद्र की खोज की थी, है ना, केंद्र की न्यूक्लियस की खोज। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो आपके सामने ऑप्शन बचता है, रॉबर्ट हुक की बात कर ली अपन ने, एंटोन ल्यूवेन हॉक की बात कर ली, रॉबर्ट ब्राउन की बात कर ली, आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन बचता है रुडोल्फ विर्चोव। तो रुडोल्फ विर्चोव थे, इन्होंने क्या किया था कि 1855 के अंतर्गत बताया था कि कोशिका जो विभाजन करती है वो पुरानी कोशिका से ही बनती है। यानी कि इनका कहने का मतलब था कि जो भी नई कोशिकाएं वगैरह बनेगी वो हमेशा पुरानी कोशिकाओं से बनती है, और 1955 के अंतर्गत बताया कि कोशिका विभाजित होती है। तो वो किसने बताया? आपका रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? तो मैंने पहले ही बता दिया कि केंद्र की खोज किसने की, या जिसे आप न्यूक्लियस कहते हो, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? आपके जो आपके कौन है साइंटिस्ट? तो वो कौन थे? स्लाइडेन, या स्वान, या रॉबर्ट ब्राउन, या कैमिलो गोल्जी। तो आप इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि मैंने पहले ही ऊपर बता चुका हूँ कि रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने क्या की थी कि न्यूक्लियस की खोज की थी। या ऐसे याद रखना, आप केंद्र की खोज करने वाला कौन था? भूरा आदमी, है ना, भूरा आदमी। तो भूरा से क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन था आदमी ना, ब्राउन। तो नाम के अंदर ब्राउन आ रहा है, तो भूरे आदमी ने न्यूक्लियस की खोज की थी। तो ये थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो स्लाइडेन और स्वान थे, इन्होंने क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था ना, कोशिका का सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? आपकी केंद्र की खोज कर दी, और कैमिलो गोल्जी थे, इसने गोल्जी काय की खोज की थी ना, गोल्जी काय की खोज की थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3 कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये क्वेश्चन अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया। तो अपन ने पहले ही इस क्वेश्चन की अपन ने बात कर ली कि जो स्लाइडेन एंड स्वान थे उसने क्या किया था? आपके कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी बार पूछने के चांसेस भी बन जाते हैं आपके एफएसओ में। निम्न में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली से असंबंधित है ना, कि जो झिल्ली से संबंधित नहीं है वो कौन सा कोशिकांग है या फिर कोशिकांग है? तो गोल्जी संकुल, अंतःपर्दवी जालिका, राइबोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स।
तो कोशिका झिल्ली से असंबंधित है वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होगा कि आपके झिल्ली से संबंधित असंबंधित रहता है ना, वो संबंधित नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है? अगर आपको डिफरेंस पता है कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है, अगर आप इनको अच्छे से रीड आउट कर चुके हो तो इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो उसके अंदर आता है गोल्जी संकुल। ऑप्शन नंबर 2 आता है आपके जो लवक। ऑप्शन नंबर 3 आता है केंद्रक। ऑप्शन नंबर 4 आता है आपका राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। केवल इन निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसके अंतर्गत काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि राइबोसोम तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है ना। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी क्या पाया जाता है, लेकिन जो 70 प्रकार का होता है वो ओनली फॉर राइबोसोम होता है, वो ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत होता है। और अगर मैं यूकेरियोटिक की बात करूँ तो यूकेरियोटिक के अंतर्गत आपके 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए क्या आएगा, आपका राइबोसोम्स आ जाएगा, है ना। तो प्रोकैरियोट में कौन सी पाया जाता है, आपका राइबोसोम पाया जाता है। और बात करूँ मैं गोल्जी बॉडी आपके प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, ये यूकेरियोट्स में होती है। लवक की मैं बात करूँ तो हरित लवक वगैरह हो गया, है ना। तो ये किसके अंतर्गत पाए जाएंगे, ये भी आपके प्लांट्स वगैरह के अंतर्गत, वो भी क्या है, यूकेरियोटिक। इसके अलावा केंद्रक है तो न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस भी आपने पहले ही बात कर दी कि इसके अंतर्गत अविकसित केंद्रक होता है या फिर आभासी केंद्र पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत। यूकेरियोट्स के अंतर्गत केंद्रक पाया जाता है, तो उसके अंतर्गत भी अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे तो राइबोसोम है वो आपके प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे, और वो भी कितने, 70S प्रकार के राइबोसोम्स इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका है तो वो शतुरमुर्ग का अंडा है, माइकोप्लाज्मा है, WBC है, या यकृत कोशिकाएं हैं? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है, आपकी शतुरमुर्ग का अंडा है। लेकिन अगर मैं सबसे छोटी कोशिका कोशिका की मैं बात करूं, तो जिसे कि अपन शॉर्ट में अगर याद करना चाहे हो तो पिपलो, है ना, पिपलो। तो PPLO ये याद रखना आप, PPLO। तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूमोनिया फ्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, फ्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होती है, आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है, और वो क्या है, ये एक माइकोप्लाज्मा, है ना, माइकोप्लाज्मा ही होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट नाम पूछे तो पिपलो याद रखना, PPLO, फ्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये याद आप लोगों को रखना है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, आपका शतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रोकैरियोट्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको इसके अंतर्गत गलत कथन का चयन करना है। तो इसके अंदर निम्न में से अविकसित प्रकार की कोशिकाएं होती है, इनमें केंद्र का अभाव होता है। तो अपन ने पहले ही बात की थी कि ये तो सही बात है, इसके अंतर्गत केंद्र का अभाव पाया जाता है ना, और अविकसित प्रकार की कोशिकाएं होती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो सही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो इसके अंतर्गत आता है, इनमें झिल्ली से संबंधित कोशिकांग है जिसे कि ER, यानी ER कौन सा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी 2 प्रकार की होती है, SER और RER। तो इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत जैसे कि जिनमें निम्न इनमें झिल्ली संबंधित कोशिकांग होते हैं, जैसे कि आपके क्या हो गया, ER। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि ER तो इसके अंतर्गत एब्सेंट होता है। ये किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में, सॉरी यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये गलत तो खत्म हो गया। तो एक बार इसको होल्ड आउट करते हैं कि हाँ ये तो अपना आंसर हो गया, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं। तो इसके लिए पूछ रहा है, निम्न में से 70S राइबोसोम होते हैं। तो ये चीज़ तो अपन ने पहले ही बात कर ली कि प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत 70S राइबोसोम होते हैं, और यूकैरियोट्स के अंतर्गत 70 और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स होंगे। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। बात करूं नेक्स्ट स्टेटमेंट की कि ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र से गुणन करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूकैरियोट्स के अंतर्गत जो भी कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे गुणन करती है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होती है वो अपनी संख्या में जल्दी से, जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि जैसे कि आपके क्या होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह हो गए प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत। इसके अलावा जो आपके सेवाल वगैरह, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, है ना। तो ये क्या होते हैं आपके
प्रोकैरियोट्स वगैरह होते हैं। तो ये कितनी जल्दी गुणन करते हैं, अपनी जनसंख्या कितनी जल्दी बढ़ाते हैं ना, बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। तो ये तीव्रता से गुणन करते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह तो कोशिकांग भैया आपके यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ का याद रखना। और बाकी अगर आप बोलोगे तो इसकी थ्योरी क्लास में मैं ले आऊँगा, जिससे कि आपको आसानी से ट्रिक वाइज भी याद करवाने की कोशिश कर दूंगा मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। कुछ प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट्स में वर्णक युक्त संरचना होती है। तो जो आपके कुछ वर्णात्मक संरचनाएं होती है वो कौन सी होती है, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं ना। तो वो हरित लवक होता है, क्रोमेटोफोर होता है, या वर्णी लवक होता है, या संपुटक होता है। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो ये क्या होते हैं कि आपके क्रोमेटोफोर या ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरित लवक या फिर वर्णित लवक वगैरह होते हैं, ये आपके प्लांटों के अंतर्गत भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि जो प्रोकैरियोट्स में वर्णक युक्त संरचना होती है वो कौन सी होती है, क्रोमेटोफोर। कौन सी होती है, क्रोमेटोफोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट झिल्ली में संरचना जो मुख्यतः शोषण, श्रावण प्रक्रिया तथा द्विगुणन से संबंधित है, निम्न में से कौन सी है। तो जो आपकी श्वसन के अंतर्गत भी आती हो, श्रावण में भी आती हो, और द्विगुणन से भी संबंधित रखती हो, तो वो ऐसी संरचना कौन सी है। तो क्या होगी आपकी, मेसोसोम, प्लाज्मिड, या क्रोमेटोफोर, या राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मेसोसोम होती है वो क्या करती है, आपका शोषण का कार्य करता है और श्रावण की प्रक्रिया को भी करता है और द्विगुणन से संबंधित भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड में होता है, तो प्लाज्मिड के अंतर्गत क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड वर्ताकार डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड वर्ताकार डीएनए होता है, या डबल स्टैंडर्ड रेखीय, है ना, रेखीय डीएनए होता है, या डबल स्टैंडर्ड रेखीय डीएनए होता है। तो इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड वर्ताकार डीएनए प्लाज्मिड के अंतर्गत पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाणुओं में पाई जाने वाली सतही संरचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी संरचना है जो जीवाणुओं में पाई नहीं जाती। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। जो भी आपका एफएसओ का एग्जाम हुआ था 2019 के अंतर्गत, ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से यहीं से पूछा गया क्वेश्चन था, है ना। लेकिन आपको इसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन वगैरह भी पढ़नी पड़ेगी, इनकी थोड़ी थ्योरीज वगैरह भी पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आपका। तो तभी तो मैंने बोला कि एफएसओ के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आपके बाहर नहीं जाने वाले। तो चलो अपन इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जीवाणुओं में पाई जाने वाली सतही संरचना नहीं है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर पहले मैं बात करूँ कि जैसे कि बैक्टीरिया के अंतर्गत जो सेल्स होगी वो क्या होगी कि 3 लेयर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगी, 3 लेयर के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो कि बाह्य बाह्य लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, ये क्या कहते हैं उसे, ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं ना, इसे ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स। अगर मैं मध्य की बात करूं तो ये क्या होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। इसके बाद में अगर मैं अंदर की बात करूं तो वो होती है आपकी कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली। और इसके अंतर्गत हल्का सा वलयित ऐसे प्रकार पाया जाता है जिसके अंदर इसके अंतर्गत क्या भरे हुए होते हैं, आपके एंजाइम्स वगैरह। ये आपके स्ट्रक्चर होती है किसके, जीवाणुओं की सतही संरचना की। तो अब इसके अंतर्गत पूछा गया है आपका कि निम्न में से जीवाणुओं में पाई जाने वाली सतही संरचना नहीं है। तो पिलाई भी होती है, कशाभिकाई भी होती है, और फिम्ब्री भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। लेकिन प्लाज्मिड क्या होता है कि ये इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ कि ये आपके फेम्ब्री, पिलाई, कशाभिकाई क्या होती है, तो ये इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया के अंतर्गत बाहर पाए जाते हैं, ये आवरण के अंतर्गत या सतही संरचना होती है उनके अंतर्गत ये पाए जाते हैं। लेकिन इनका कार्य के आधार पर बताता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं आपके पिलाई की। तो पिलाई है वो आपके जनन के समय काम आती है। ये क्या होती है, ये स्ट्रक्चर होती है, या क्या होती है कि जैसे ही आपका जनन करता है जीवाणु तो उसके अंतर्गत मुख्य रूप से बैक्टीरिया में आपस में चिपकने के लिए ये मुख्यतः क्या करती है, भागीदारी निभाती है। कौन सी, आपकी पिलाई। तो पिलाई तो जनन से संबंधित है
और बाह्य स्ट्रक्चर ही है, सतही संरचना है, तो इसलिए ऑब्वियसली बात है कि पिलाई तो होगी ही होगी, है ना। और ये याद रखना कि आप ये बैक्टीरिया को आपस में चिपकने में सहायता करती है। और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया था कि पिलाई बराबर जनन से संबंधित, हाँ तो बिल्कुल जनन से संबंधित है और ये बाह्य संरचना होती है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ मैं, फ्रिम्ब्री। तो फ्रिम्ब्री के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो ये क्या ऐसी संरचना होती है कि जैसे बैक्टीरिया होता है उसके अंतर्गत, तो फिम्ब्री होती है वो आपकी सतही संयोजन, जो सतही संयोजन होता है उसके अंतर्गत पाई जाती है। ये एकदम बालों के जैसी संरचना होती है, जैसे कि आपने हेयर्स वगैरह देखे होंगे, है ना। तो ये बैक्टीरिया के बाहर एकदम ऐसे हेयर्स या बाल ही बाल के रूप के अंतर्गत पाई जाती है, जो कि सतह संयोजन, यानी कि जैसे कि अभी फ्लोर के ऊपर या फर्श के ऊपर चिपकना है तो वो क्या होगा, ये फिम्बरी के थ्रू ही चिपकता है। या आपने कई एग्जांपल, या फिर मैं बोलूँ कि आपने टीवी वगैरह या किसी भी चीज़ का ऐड देखा होगा, तो आपको डिटेल वगैरह के या डिटर्जेंट वगैरह के अगर ऐड देखते हैं तो उसके अंतर्गत आपको क्या करते हैं कि लेंस के अंदर दिखाते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया आपके हाथ में चिपके हुए हैं, लेकिन फिर वो उससे वॉश करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया, एक दो बैक्टीरिया ऐसे नहीं होता, किसी भी आप डिटर्जेंट वगैरह से या फिर किसी भी सोप से धोते हो तो कंप्लीटली बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं, कंप्लीटली कभी रिमूव नहीं होते, लेकिन एक दो बैक्टीरिया उसमें भी दिखाए जाते हैं ना। तो बैक्टीरिया ये चिपके हुए काहे से है ना, तो ये चिपके हुए होते हैं, वो फिम्बरी के द्वारा चिपके हुए होते हैं, क्योंकि फिम्बरी क्या होती है कि ये कोशिका की सतह झिल्ली होती है, उसके ऊपर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है ना। तो ये याद रखना, आपकी जो ये किससे होगी, आपकी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होगी और सतह संयोजन या फिर आपको चिपकने का काम करती है ये, तो ये याद रखना। अब मैं बात करूँ कशाबिका। कशाबिका ये सामान्यतः आपने अगर देखे हो तो ऐसे दो प्रकार की कशाबिकाएं देखी होंगी। एक तो ऐसे कि ये आपके सामने बैक्टीरिया है तो ये कशाबिका है, ये कशाबिका है। और कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर, जैसे कि ये एक आपके सामने बैक्टीरिया है तो यहाँ पे कशाबिकाएं ऐसे आपने देखी होगी साइडों के अंतर्गत कशाबिकाएं। तो अगर मैं बात करूं कि ये होती है कशाबिकाएं आपकी किस काम के अंतर्गत आती है या फिर ये कैसे रोल निभाती है, तो कशाबिकाएं क्या होती है कि ये गति में सहायक होती है। कि जैसे इसके दो कशाबिकाएं हैं तो ये आगे की ओर मूव करेगा तो ये पीछे से मूवमेंट करेगा तब आगे की ओर मूव करता है। इसके अंतर्गत भी आगे की ओर मूव करना है तो ये कशाबिकाएं देखो पीछे की ओर हो गई। जैसे नाव चलाते हैं तो अपन लकड़ी से पीछे धकेलते हैं ना, या अपन तैरते हैं तो हाथों से अपन जो उसको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, पानी को आगे की ओर मूव करते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर जो कशाबिकाएं होती है वो इसको मूवमेंट के अंतर्गत क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो ये भी आप याद रखना कशाबिकाएं। तो कशाबिकाएं क्या कर रही है, आपके मूवमेंट में काम आ रही है। पिलाई क्या कर रही है, जनन के अंतर्गत भाग निभा रही है। और जो फिम्बरी है, फिम्बरी क्या कर रही है, आपके चिपकने में काम कर रही है। तो इसको आप याद रखना अच्छे से, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एफएसओ के अंदर 2019 के अंतर्गत पूछा गया है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल से बताया, है ना। बाकी अपन ज़्यादा क्वेश्चनों के अंतर्गत इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय के अंतर्गत आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि मानव के आरबीसीएस, है ना, आरबीसीएस की झिल्ली में प्रोटीन व लिपिड्स की मात्रा क्रमशः अनुपात होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। जो आरबीसी होती है उसके अंतर्गत जो झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड्स की मात्रा होती है तो वो किस क्रम के अंतर्गत होती है, तो वो होती है आपकी 52% और 40% के रूप में। अगर मैं बात करूँ प्रोटीन की, तो प्रोटीन होती है आपकी 52% और लिपिड्स या वसा होती है वो 40% के लगभग क्या पाई जाती है आरबीसी के अंतर्गत। जो मानव की आरबीसी होती है उसकी झिल्ली में होती है प्रोटीन और लिपिड्स, जो कि प्रोटीन अपन ने बात कर ली 52% होता है और लिपिड्स होती है वो आपके 40% पाए जाते हैं। तो ये क्रम आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जीव द्रव्य कला, है ना, साइटोप्लाज्म के संदर्भ में जीव द्रव्य कला, हाँ, साइटोप्लाज्म झिल्ली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है ना। जीव द्रव्य कला के संदर्भ के अंतर्गत गलत कथन का चयन करना है। यह चयनात्मक पारगम्य होती है, यह लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बनी हुई होती है, यह पारगम्य होती है, यह एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया में सहायता करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है आपका काफ़ी बार। तो इसकी मैं बात करूं कि जो आपका इसका गलत कथन की चयन करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका साइटोप्लाज्म झिल्ली होती है ना, जीव द्रव्य कला होती है, साइटोप्लाज्म झिल्ली होती है, वो आपकी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। जैसे कि सपोज करो कि इसके अंतर्गत आपने जैसे चाय देखी होगी, अगर चाय को अपन छानते हैं तो अगर चाय की छलनी के अंतर्गत अगर कोई छेद होगा तो उसके अंदर अदरक चाय सब चीज़ क्या होगी, मिक्स होकर उसके अंतर्गत ही नीचे आ जाएगी। बट क्या होता है कि उसके अंतर्गत जो छलनी लगी हुई होती है तो वो चाय को और अदरक को रोक लेती है और जो अपनी चाय बनती है जो लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही छानने का काम करती है, लेकिन वो चयनात्मक
हो गई एक तरीके से, है ना। और अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही क्या होता है कि जीव ध्रुवीय कला में साइटोप्लाज्म में हर किसी चीज को अंदर नहीं आने देती, वो पहले सेलेक्ट करती है कि ये अपने लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, तो उस चीजों को तो आने देगी और बाकी जो अपशिष्ट होंगे उनको बाहर से ही क्या करती है, निकाल देती है। तो यह क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। बिल्कुल ऑब्वियसली सही बात है ये। ऑप्शन नंबर 2 की बात करूं मैं तो ये लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बिल्कुल इन तीनों की मिलकर बनी हुई होती है आपकी साइटोप्लाज्म झिल्ली। कोई दिक्कत नहीं है। पारगम्य झिल्ली नहीं होती, क्योंकि पारगम्य झिल्ली तो उसे कहेंगे कि जो किसी चीज को देख नहीं रही है, वो डायरेक्ट ही पारगम्य हो रही है। उसके अंदर जैसे मैंने चाय को बताया कि छलनी का एग्जांपल देखे, तो छलनी के अंदर अगर छेद होगा तो वो पारगम्य हो जाएगी एक तरीके से। उसके अंदर तो कोई रुकावट नहीं आ रही, वो डायरेक्ट ही बस डाला और अंदर चाहे चाय हो, अदरक हो, कुछ भी चीज हो, वो डायरेक्ट ही चली जाएगी। तो यह पारगम्य झिल्ली नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया में यह भागीदारी निभाती है, यह सहायता करती है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट एकदम सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, जीव द्रव्य कला के आर पार किस प्रकार के अणुओं के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अपन ने जीव द्रव्य कला अपन ने ऊपर देखी, तो जो अणुओं के आर पार होने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो कौन सी होती है। तो सुसाध्य विसरण होता है, सरल विसरण होता है, प्रसरण होता है, या सक्रिय परिवहन होता है। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर भी पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि इसके अंतर्गत सक्रिय परिवहन होता है। ये कोई निष्क्रिय नहीं होता, एकदम सक्रिय परिवहन होता है। और प्रसारण विसरण आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि कम से ज़्यादा की ओर, ज़्यादा से कम की ओर। तो ऐसा कोई इसके अंतर्गत होता नहीं है कि हाँ कि ज़्यादा हो रहा है तो अंदर की ओर आ गया, बाहर चला गया। इसके अंदर सक्रिय परिवहन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, कोशिका भित्ति का कौन सा भाग मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेड का बना हुआ होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है तो वहाँ पे भी क्वेश्चन ये काफ़ी बार देखने को मिलता है। और अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो उसके अंतर्गत भी काफ़ी बार देखने को मिला होगा। तो ये प्राथमिक भित्ति, मध्य पटलिका, द्वितीयक भित्ति या मध्य पटलिका तथा प्राथमिक भित्ति दोनों में सहायता करती है। तो अब इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो कैल्शियम होता है वो मध्य पटलिका, क्योंकि कैल्शियम प्लस पेक्टेट होता है, वो क्या करता है आपका मध्य पटलिका बनाने में क्या करता है, हेल्पफुल रहता है और इसके अंतर्गत मुख्य भागीदारी निभाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं, निम्न से कौन सा कोशिकांग लिपिड्स व स्टेरॉइड्स के संश्लेषण के लिए विशिष्ट है। तो जो लिपिड्स और स्टेरॉइड है उसका संश्लेषण कौन करेगा, तो एसईआर करेगा, आरईआर करेगा, गोल्जी संकुल करेगा, या रिक्तिका करेगी। तो अगर इसकी राइट आंसर की अपन बात करें तो मैं बात बताऊं कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि एसईआर, है ना, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होती क्या है ना, ये किसके भाग है। तो पहले मैं बता दूं कि ईआर होता है, अंदर प्रवेश जालिका होती है, यही 2 भागों में बटी हुई होती है। तो साइंटिस्टों ने जैसे ही इसको माइक्रोस्कोप में देखा कि जहाँ पे आपके प्रोटीन, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स चिपके हुए हैं वो एकदम स्मूथ थी, वहाँ पे कुछ ही नहीं दिखाई दिया। लेकिन जहाँ पर आपके ये प्रोटीन वगैरह थे तो वहाँ पे रफ तरीके की उनको सेल्स में दिखाई दी। तो उन्होंने क्या किया कि उसको तो आर ई आर दे दिया कि ये तो रफ साइड है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ दिखाई दे रही थी, जहाँ पे कोई प्रोटीन्स के ऐसे कण दिखाई नहीं दे रहे थे, उसे क्या कह रहे थे अपन, एस ई आर। तो इसके अंतर्गत जो संश्लेषण होता है तो लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का तो आपका क्या होगा, एस ई आर के ऊपर, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और प्रोटीन का होता है वो आर ई आर पे होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और गोल्जी संकुल आपका अलग ही हो जाता है जो ट्रांसमिशन में काम करता है। अगर मैं गुणसूत्र की या क्रोमोसोम की बात करूँ तो क्रोमोसोम के अंतर्गत, या फिर आपके इसके अंतर्गत, जैसे कि आपने शुक्राणु नाम सुना होगा, शुक्राणु के अंतर्गत देखते हैं तो गोल्जी बॉडी का भी अगर एक्रोसोम के अंतर्गत तो उसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा ये कोशिका झिल्ली के अंतर्गत भी भाग ये निभाता है। और रिक्तिका होती है, ये आपका अलग पोर्शन हो जाता है इसके अंतर्गत, तो इससे ईआर से रिलेटेड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर रिक्तिका की बात करूँ तो रिक्तिका आपको अच्छे से डिफाइन, अपन आगे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड तो उनमें अपन और भी अच्छे से इनकी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में से कौन से कोशिकांग में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइसोसोम।
आपने सुना होगा कि ये जल अपघटनी का काम करता है, बिल्कुल करता है। कैसे करता है कि एंडोप्लाज्मिक लाइसोसोम होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, जो आत्मघाती थैलियाँ होती है वो कहते हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके अंतर्गत जैसे कि कोई भी चीज़ आई है अंदर, तो वो अंदर के अंदर ही वो अपशिष्ट पदार्थों को त्यागता थोड़ी, वो अंदर के अंदर ही क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, उनको खत्म कर देता है। ये जो भी सेल्स वगैरह पुरानी हो जाती है उनको रिमूव करने का काम भी यही क्या करता है, आपका लाइसोसोम करता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो आता है गोल्जी। गोल्जी उपकरण किस निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, कि जो गोल्जी बॉडी होती है उसका जो महत्वपूर्ण स्थान है कार्य का, तो वो कौन सा होता है, लिपिड्स और प्रोटीन के, मंड तथा लिपिड में, ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन में, या मंड व ग्लाइकोप्रोटीन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वो ग्लाइकोलिपिड्स तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के अंतर्गत क्या करते हैं, ये भागीदारी निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूँ। नेक्स्ट आता है आपकी रिक्तिका की झिल्ली है। तो रिक्तिका की झिल्ली होती है वो कौन सी होती है, कोशिका आवृत होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है, या टोनोप्लास्ट होती है। तो जो रिक्तिका की झिल्ली होती है वो आपकी क्या होती है, टोनोप्लास्ट से बनी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके 12th की एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन दी गई है, ये रिक्तिका की झिल्ली है वो क्या होती है, टोनोप्लास्ट से बनी हुई होती है। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि सेल बायोलॉजी का, आज इसके अंदर लगभग क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे। बाकी इसके अदर क्वेश्चंस वगैरह बचेंगे, वो अपन उसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचना कोशिका की आकृति को निर्धारित करती है तथा जीवाणुओं को फटने से बचाने में दृढ़ संरचना सहायता प्रदान करती है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा अपवर्तक परत, संपुट परत, या कोशिका झिल्ली, या कोशिका भित्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोशिका भित्ति होती है तो उसका कोशिका के और चारों ओर जो पाई जाती है लेयर, उसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है आपका, कि जैसे कि जीवाणु को फटने से बचाना, और जो उसकी संरचना होती है उसके अंतर्गत दृढ़ता पैदा करना किसका काम होता है, आपका कोशिका भित्ति का काम होता है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में गति करने में समर्थ कुछ जीवित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, शुक्राणु तथा लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे कि अपन आरबीसी कहते हैं, को देखा। तो वो किसने देखा आपने, कि वो अरस्तु थे, रॉबर्ट हुक थे, या ल्यूवेन हॉक थे, या पुरकिंजे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ल्यूवेन हॉक है, इन्होंने पहले क्या किया कि एक सूक्ष्मदर्शी बनाया ना। तो सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत इन्होंने देखा कि कुछ जीवित कोशिकाएं जैसे कि जीवाणु, प्रोटोजोआ, शुक्राणु व आरबीसी आदि, इन्होंने ही पहले स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में गति करते हुए देखा था इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा ल्यूवेन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, कि झिल्ली से बंधित केंद्रक युक्त कोशिकाओं में शामिल है। तो झिल्ली से बंधित केंद्रक युक्त कोशिका कौन सी है, तो वो क्या होगा, राइजोबियम होगा, विभज्योतक होगा, परिपक्व चलनी नलिका होगी, या नॉन स्टॉक होगा। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, जो विभज्योतकी होती हैं, है ना, जो एपिकल जो बर्ड्स के अंतर्गत पाए जाते हैं विभज्योति की, तो वो होते हैं कि ये झिल्ली से बंधित केंद्रक युक्त कोशिकाओं में शामिल होते हैं, बाकी इनके अंतर्गत नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, जैव कला या बायोमेम्ब्रेन के अर्ध तरल प्रकृति होती है, तो शीघ्र मरम्मत में सहायता करती है, गतिशील प्रकृति प्रदान करती है, अर्ध पारगम्य प्रकृति प्रदान करती है, या एक से अधिक विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह क्या करती है कि आपके एक से अधिक विकल्प इसके अंतर्गत क्या होंगे, सही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, फिर अगली बार से थोड़े कम क्वेश्चन लेंगे जिनको कि अच्छे से अपन डिस्क्राइब कर सके और अच्छे से उनके अंतर्गत क्या कर सके, अपन एक्सप्लेनेशन कर सके। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और इनके राइट आंसर की बात करता जाऊंगा। निकटवर्ती कोशिकाओं में प्राथमिक भित्तियों के
मध्य आंतरिक कोशिकाएं मैट्रिक्स या उभयनिष्ठ परत होती है, उसे क्या कहते हैं? मध्य पटलिका कहते हैं, प्राथमिक भित्ति कहते हैं, द्वितीयक भित्ति कहते हैं, परिद्रवी अवकाश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य पटलिका कहते हैं, जो कि आपका क्या करती हैं? मैट्रिक्स को और उभयनिष्ठ परत को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंतःझिल्लिका तंत्र में सम्मिलित है तो गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम तथा रिक्तिकाएं हैं, ईआर है, या इनमें से सभी, या उपयुक्त सभी, या ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि कोशिका के अंतःझिल्लिका तंत्र में सम्मिलित है, गोल्जी बॉडी भी होती है, ईआर भी होती है, लाइसोसोम और रिक्तिकाएं भी होती है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि पेशीय कोशिकाओं में कणिका विहीन ईआर यह भी कहलाती है, तो उन्हें कणिका विहीन जो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसे और भी क्या कहते हैं? तो पेशीय द्रव्य जालिका कहते हैं, निस्सल कणिकाएं कहते हैं, या फिर डेस्मोट्यूबुल्स कहते हैं, या डेक्टियोसोम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पेशीय द्रव्य जालिकाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? जो पेशी कोशिकाएं जो कणिका विहीन होती है उसे क्या कहते हैं? पेशी द्रव्य जालिका ही कहते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूं तो आरईआर उन कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो सक्रिय रूप से सम्मिलित होती है। तो आरईआर किस में प्रचुर रूप से पाया जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण वाली में, लिपिड संश्लेषण, स्टेरॉइड या हार्मोन्स के संश्लेषण वाली में, या ग्लाइकोजन या उपापचय में। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत क्या होगा? अगर प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि आपकी ईआर दो प्रकार की थी, एक तो थी एसईआर और एक थी आरईआर, है ना। तो आरईआर के अंतर्गत प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा था, और एसईआर के अंतर्गत आपके क्या हो रहा था? स्टेरॉइड्स का और आपके जो भी लिपिड्स वगैरह थे उनका एसईआर के ऊपर संश्लेषण हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ दूँ। नेक्स्ट है, गोल्जी संकुल की कौन सी सतह स्रावी पुटिकाओं को जन्म देती है? तो ट्रांस सतह, समीपस्थ सतह, उत्तल सतह, या शीर्ष सतह। तो इसके अंतर्गत भी आपको जो आपकी गोल्जी बॉडी की संरचना है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बात करूँ, एक जनरली छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि गोल्जी बॉडी की ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो नीचे पाई जाती है वो शीर्ष सतह होती है, और ऊपर होती है वो ट्रांस सतह होती है। अब इसके कार्य की बात करूं तो इधर से क्या होगा कि आपके अपरिपक्व प्रोटीन आएगी, है ना, अपरिपक्व प्रोटीन, और इधर से क्या करता है ये भाई साहब? प्रोटीन को परिपक्व करके निकालता है ना, प्रोटीन परिपक्व प्रोटीन को निकालता है। तो ऐसी ही कुछ संरचना होती है आपकी गोल्जी बॉडी की। तो ये क्या करते हैं, ऊपर की ओर क्या बताया मैंने आपको कि जो ट्रांस सतह होती है वो नीचे की ओर शीर्ष होती है, जिसमें अपरिपक्व प्रोटीन जाता है और ऊपर से परिपक्व प्रोटीन निकलता है। तो अब बात करते हैं इसके अंतर्गत जो स्रावी पुटिकाओं का जन्म देती है तो वो किधर से देगी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नई जन्म देगी, तो मैंने आपको संरचना जैसे करके बताई, तो नीचे क्या हो रही है? आपकी शीर्ष सतह, जिसके अंतर्गत तो जुड़ रही है, लेकिन नई जो पुटिकाएं निकल रही है वो जन्म दे रही है, वो ट्रांस साइड से निकल रही है ना, ट्रांस सतह से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुरूपी कोशिकांग कहलाता है। तो बहुरूपी कोशिकांग किसे कहते हैं? रिक्तिका को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, गोल्जी काय को कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका लाइसोसोम हो जाएगा, जैसे कि आत्मघाती थैलिया भी कहते हैं। ये काफ़ी 3 भागों के अंतर्गत बटी गई है, तो उसको भी अपन आगे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।